सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम खुली आसमां में सांसें ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान की आहुति दी है। बहुत सारे यातनाएं सहे हैं, बहुत सारे पीड़े सहे हैं, बहुत सारे माँ ने अपने बेटों को खोया है, बहुत सारे बहनें ने अपने भाई को खोया है, बहुत सारे बच्चे ने अपने बाप को खोया है, तब जाकर के आज हम स्वतंत्र हो पाए हैं। तो इसलिए अपने जो पीछे पूर्वज हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको सम्मान करना सीखें। और हमारे तिरंगे हैं जो देश की आन बान और शान को हमेशा ऊपर रखता है, उसे आप सम्मान करना सीखें। और आज़ादी की जो भूख जगाई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, तब जाकर के वो आज़ाद हो पाए हैं। इसलिए उनसे सीखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना है कि भूख जो होती है उसे कभी भी मिटने नहीं देना है, कभी भी नहीं मिटने देना है। जिस दिन भूख मिट गया, समझिए कि इंसान वो खत्म हो जाता है। तो चलिए, यही भूख हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य को पाने की भूख, जिद, ये होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस प्रमुख महत्व दिया गया? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसको किस पर महत्व दिया गया था? पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ था? तो 1951 से लेकर के 56 ईस्वी तक चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। क्या मतलब कि इस कौन से मॉडल पर आधारित था? तो देखिएगा, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, ये अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पर चलना है। बाकी जो आएंगे टॉपिक हम क्वेश्चन में बताते चलेंगे। एक बार बता देंगे ना तो आपको हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में एकदम एने जाए पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। देखिए, देखिएगा क्या था कि हमारा पंचवर्षीय योजना कब शुरू होता है? प्रथम पंचवर्षीय 1951 में, ठीक है। अब देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने हेतु असंतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था कि समाप्त होता है 1945 ईस्वी में, ठीक है। और जब 45 ईस्वी में समाप्त होता है तो द्वितीय विश्व भर में युद्ध चल रहा था, तो उस समय की तंगहाली बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। लोग कुपोषण के शिकार में मरते जा रहे थे। खाने के चक्कर में, खाने के चलते क्या हो रहे थे, कुपोषण का शिकार होते, क्योंकि मिल नहीं रहा था खाना, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या, यानी लोगों को सबसे पहला मुख्य क्या था कि लोगों को खाना पहुंचाना देना, यानी लोगों को किसी तरह पहले क्या हो सके, खाना पहुंचाया जा सके, ठीक है। चलिए, अब यही मेन उद्देश्य होगा, क्योंकि हमारा भारत सरकार भी तो यही इस पे काम करेगी ना। अब देखिएगा, अब हम देखते हैं दूसरे पर। देखिए, राजकीय क्षेत्र में औद्योगिक का विकास, पहले खाना नहीं है और अब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, गलत। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर, पहले खाना की बात करना है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया था तो उसका उद्देश्य ही क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, ठीक है। तो यही इसका उद्देश्य ही सिर्फ यही था। तो इसका उद्देश्य को आप याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना, यानी विकास हम करेंगे लेकिन संतुलित, सभी क्षेत्र को लेकर के चलेंगे और उसको आरंभ करके आगे बढ़ाते चलेंगे। ये था इसका उद्देश्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्देश्य ही था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बना कर किया जाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब समझते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब समझ में नहीं आता है, महंगाई। ठेठ में समझ जाइए, महंगाई। महंगाई कैसे? जैसे में समय के साथ किसी वस्तु का दाम लगातार बढ़ते जाना, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु का दाम क्या होना, बढ़ते जाना। जैसे में आपके पास ये पेन है, तो इस पेन की कीमत आज 10 रुपये है, तो समय के साथ में इस पेन की कीमत अब 20 रुपये हो गया। तो आप खुद बताइए कि महंगाई बढ़ गया कि घट गया? तो कहिए कि बढ़ गया। तो वैल्यू किसका बढ़ गया? वस्तु का, पेन का बढ़ गया, लेकिन रुपया का वैल्यू घट गया। क्यों? क्योंकि पहले 10 रुपया में मिल रहा था, अब जाकर के ये 20 रुपया में मिल रहा है। समझ में आ गया? यानी वैल्यू किसका कम गया है? रुपया का। अब बढ़ किसका गया है? तो ये वस्तु का बढ़ गया, यानी उत्पादन का बढ़ गया है। चलिए, अब हम बाकी समझाते चलेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। देखिएगा, मुद्रास्फीति जानते हैं, नापा जाता है सीपीआई पर। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? उपभोक्ता, ठीक है। प्राइस मतलब मूल्य, और इंडेक्स मतलब सूचकांक, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, यानी उपभोक्ता जिस पर खरीद करता है, खरीद करके लेकर के आता है। हम लोग जैसे में अब बाजार में जाते हैं, तो बाजार में लेकर जाते हैं, तो बाजार में जाते हैं तो कलम लेके आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, तो जिस रेट पर हमें मिल रहा है उसी दर पर मापा जाता है। ऐसा नहीं कि थोक पर मापा जाएगा, सरकार जिस रेट पर दे रही है उस पर नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार में जिस रेट पर हम खरीद करके लेके आ रहे हैं ना, उस पर महंगाई मापा जाता है। तो इसको मापने का काम कौन करता है? आपके प्रश्न में ये पूछ रहा है कि मापने का काम कौन करेगा भाई? तो इसको एनएसओ, नेशनल स्टैटिक
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस, इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय सर्वेक्षण, और इसको कार्यालय, राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय इसको बोला जाता है। अब यही फिर इसको बाद एनएसएसओ भी मापने का काम करता है, और इस पर निगरानी आरबीआई भी काम करती है, इस पर निगरानी रखने का काम आरबीआई भी काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये बताते चलते हैं कि ये जो सीपीआई है, तो सीपीआई का बेस ईयर कुछ ना कुछ तय किया गया होगा, क्योंकि बेस ईयर तय किया जाता है, मतलब कि आगे पीछे घटते रहता है। क्या कैसे निकालेगा, जैसे में अब एनएसओ निकालेगा तो कैसे निकालेगा, देखेगा कि 2013 में चावल का रेट क्या था, और आज जो 2024 है उसमें चावल का रेट कितना है। अगर 2013 में मान लीजिए, क्योंकि बेस ईयर हमने कितना बताया कि बेस ईयर कितना 12 रखा है, 2012 रखा है, तो हम यहाँ 12 ही रखते हैं, ठीक है। देखिएगा कि 2012 में चावल का रेट कितना था, 2012 में चावल का रेट मान लीजिए कि 20 रुपये कीमत था, और आज जो 2024 में चावल की कीमत कितना है, तो ये 40 रुपया है। तब इससे तय करेगा कि कितना परसेंट महंगाई हुआ है, तय इससे करेगा। अब मान लिया कि 2015 में चावल का रेट 40 रुपये था, ठीक है, तब इससे भी तय नहीं करेगा, तय इससे करेगा, 2012 से ही तय करेगा। समझ में आ गया। तब देखेगा महंगाई, तब कहेगा कि हाँ भाई महंगाई हो गया। अब समझ में आ गया कि महंगाई कैसे मापा जाता है। सो चलिए, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सीपीआई पर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्या बोला गया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब होती है, 1951 से लेकर के 56 तक चलती है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1956 से लेकर के कब तक चलती है, 61 तक चलती है। फिर 61 से लेकर के कब तक चलती है, 66 तक चलती है। फिर उसके बाद में 2 साल गैप हो जाता है। 2 साल गैप क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखाड़ हो गया था, और फिर उसके बाद में हमको युद्ध करना पड़ गया था, किससे, पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ गया था। 61 से 66 तक, फिर 69 से लेकर के 74 तक चलता है, 69 से लेकर के 74 तक, और फिर 74 से लेकर के कब तक, 78 तक। देखिएगा, ये पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी हो गया, तीसरी हो गया, चौथी हो गया, पांचवी हो गया। तब कहिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना तो 4 साल का है, हाँ 4 साल का है। क्यों, क्योंकि 1977 में किसका सरकार बन जाता है, गैर कांग्रेसी सरकार बन जाता है, और ये पंचवर्षीय योजना को ही खत्म कर देता है, तो ये 4 वर्ष पर ही खत्म हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, तब जाकर के 1 साल इसमें और ऐड किया जाता है, ठीक है। अब 5वां तक तो हम पहुंच चुके हैं। हमें पूछा क्या है, नौवीं पंचवर्षीय योजना पूछा है, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना को भी फिर से देख लेते हैं अभी। 5वां, छठा की बात करते हैं तो छठा कब से स्टार्ट होता है, तो 80 से लेकर के कब तक, 85 ईस्वी तक चलता है, 1980 से लेकर के कब तक, 85 तक। फिर 7वां की बात करते हैं तो 85 से लेकर के कब तक, तो 90 तक चलता है, ठीक है। 85 से लेकर के कब तक, 90 तक। फिर उसके बाद में 8वां की बात करते हैं तो अब 8वां भी कब से चलता है, तो ये चलता है 92 से लेकर के कब तक, 97 तक, ठीक है। और 9वां की बात करते हैं तो 97 से लेकर के कब तक, 2002 तक, ठीक है। अब समझ में आ गया, कब तक, 2002 तक, 97 से लेकर के 2002 तक चलता है। हमें पूछा क्या है, किस वर्ष खत्म हुई थी, तो खत्म कब हो रहा है भैया, 97 में तो स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, 2002 में। तो इस तरह से आप पढ़िए। देखिए हम वैसा बिल्कुल 2002 में खत्म हो गया, 97 में स्टार्ट हुआ था, हम वैसा नहीं कहेंगे इसका आंसर ये होगा जी। अरे भैया कैसे होगा ये, अभी तो बता दिया भैया, तुम अपना काम करके चल जाओगे, तुम अपना फॉर्मेलिटी निभा दोगे, फंस जाएंगे हम। और लड़कन को तो इस समझे में नहीं आता है कि लड़कन कैसे करे, लड़कन को सिर्फ जल्दी जल्दी से मतलब है। भाई आप जब तक समझोगे ना तब तक काफी देर हो चुका होगा। हम मानते हैं मेरा चैनल छोटा है, मेरे पास जितना सुविधा है हम उतना करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ हाथ से लिखते हैं, मेरे पास सुविधा नहीं है उतना। अब देखिएगा क्या बोला गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, देखिएगा योजना आयोग अब आ गया, ठीक है। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब होता है, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है। देखिएगा योजना आयोग का गठन की बात करते हैं तो ये होता है 15 मार्च को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन होता है। अच्छा, गठन होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष पीएम ही होता है। और उपाध्यक्ष जो होता है, ये उपाध्यक्ष को किसका, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा प्राप्त होता है ये उपाध्यक्ष को, ठीक है। तो आप पूछिएगा नहीं कि अच्छा जब प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ था तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम। तो उपाध्यक्ष कौन था प्रथम योजना आयोग के, तो गुलजारी लाल नंदा, कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा, ये प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखने का, ठीक है। अब देखिएगा, तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब इसको समाप्त कब कर दिया गया? 2015 में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1 जनवरी 2015 14 में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो पीएम, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, अभी हमने चर्चा किया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, ठेठ में समझिए महंगाई। महंगाई कैसे? जैसे मैं मान लीजिए कि आपके पास ये बॉल है, अब ये बॉल पहले 50 रुपया में आप लेते थे और अब ये बॉल की कीमत कितना हो गई है? 100 रुपया हो गई है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ना, समय के साथ इसका दाम बढ़ता जा रहा है। दाम बढ़ता जा रहा है किसका? इस बॉल का। तो आप बताइए कि किसका वैल्यू घट रहा है? वैल्यू तो पैसा का घट रहा है, रुपया का घट रहा है, क्योंकि पहले ये 50 रुपया में मिलता था, अब किस में मिल रहा है? 100 में मिल रहा है। यानी समझ रहे हैं ना, पहले 50 रुपया में कोई व्यक्ति आपको काम कर दे रहा था, अब 100 रुपया में काम कर रहा है, यानी पैसा ज्यादा ले रहा है। ज्यादा ले रहा है तो समझिए कि इसका वैल्यू तो कम गया ना, और इसको आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो यही होता है कि मुद्रास्फीति का ठेठ में आप समझ जाइए। देखिएगा ये सब टर्म बहुत, इकोनॉमिक्स में यही सब टर्म जो होते हैं लड़कन को परेशान करता है। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है भाई, रट करके कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं आप। देखिए मुद्रास्फीति का ठेठ में आप समझ जाइएगा कि हमको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है तो इसका मतलब मांग कम, मांग है लेकिन वस्तु का उत्पादन कम हो रहा है। अरे मांग मतलब कि उत्पादन कम हो रहा है, मार्केट में सामान कम है, पैसा सबके पास में है, और सबके पास में, जैसे मैं अब सोच करके देखिए कि बाजार में 10 केजी चावल है, खरीदने वाले 100 गो व्यक्ति हैं, खरीदने वाले 100 गो व्यक्ति हैं, और 10 केजी चावलवे है, तो सब कहेगा कि ना कि ये भैया तू हमरा दे दा, हम तोरा इतना किलो देबो, तो कहे कि तू ही लगा, हम लेंगे, हम तुम्हें इतना किलो देंगे। तो अब समझ में आ रहा है ना कि इस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है, पैसा तो है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। यही होता है इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ा देता है। समझ में आ गया? चलिए, अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सोचिएगा तब बनेगा। अब यानी देखिएगा, उपभोक्ता वर्ग यानी लाभ पूछा है किसको होता है? उपभोक्ता वर्ग। उपभोक्ता वर्ग मतलब समझते हैं? उपभोक्ता वर्ग मतलब क्या समझते हैं? यानी हम लोग जाकर के दुकान से खरीदते हैं, कंज्यूमर। तब जैसे मैं अभी हमने बताया कि जैसे में आप गए दुकान में, मान लिया कि ये सेठ जी बैठे हुए हैं, मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी मतलब बढ़िया होता है, ठीक है ना, आप उनको ना समझ जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये बैठे हुए हैं व्यक्ति, अब ये बैठे हुए हैं, अब ये चावल जो देते थे, ठीक है, चावल पहले देते थे 10 रुपए केजी, ठीक है, मान के चलिए कि 10 रुपए केजी देते थे, और हम उपभोक्ता हैं, हम इनके पास में गए कि भैया चावल दीजिएगा, ठीक है, साहब जी के पास में गए, बोले कि चावल दीजिएगा, तो हाँ देंगे। तो कैसे दीजिएगा? पहले 10 रुपये, लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, अब ये व्यक्ति कैसे कर दिए हैं? 50 रुपये कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाजार में चावल कम है, तो चावल कम है तो दाम अपना बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु का दाम बढ़ जाता है, वस्तु का दाम क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगा? पैसा का कम जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं, तो अब हमको पहले यही 1 केजी चावल के लिए हमको 10 रुपया देना पड़ता था, लेकिन आज यही 1 केजी चावल लेंगे, देखिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज यही हम 1 केजी ही चावल लेंगे, लेकिन हमको अब 50 रुपया देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तब हमको बताइए घाटा है कि फायदा है? तो ये अरे यार ये तो घाटा है ना, 1-1 केजी चावल के लिए पहले 10 रुपया, अब 50 रुपया, घाटा है। तब इसको क्या होगा? लाभ होगा का उपभोक्ता को? एकदम नहीं लाभ होगा, खत्म हो गया। अब देखिएगा निवेश करता, निवेश करता यानी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है उसको बोलते हैं। अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट, जैसे में आपके पास में क्या है? 10 लाख रुपया है, ठीक है, और 10 लाख रुपया है, जैसे में अब खेत है, ठीक है, अब ये मान लीजिए कि ये खेत है, अब ये खेत जो था पहले आपको कितना में मिल रहा था? 10 लाख रुपया में मिल रहा था। तो अभी हमने क्या बताया कि वैल्यू कम जाता है पैसा का, और उत्पादन और सेवा का दाम बढ़ जाता है। अब ये खेत का दाम पहले 10 लाख रुपया था, ठीक है, 10 लाख रुपया था, और अब वैल्यू कम गया था, अभी खेत के दाम 20 लाख रुपये हो गया। तो अब खुद बताइए कि अब हम खेत को खरीद पाएंगे? कहेंगे नहीं भाई इतना महंगा कर दिया है, अब खेत को खरीद पाएंगे? तो क्या इसको फायदा होगा कि लाभ होगा? तो कहिए कि ये तो घाटे ना हो रहा है जी, कहाँ फायदा हो रहा है? पहले पहले यही खेत हम 10 लाख में खरीदते थे, और आज हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस खेत खरीद करके क्या करेंगे? कंपनी वहां पे क्या करेंगे? बैठाएंगे किसी भी चीज का, तब अब हमको उसको कितना करना पड़ेगा? 20 लाख देना पड़ेगा, तब ना, अब फिर उसके बाद में हमको सामान खरीदना पड़ेगा, और भी न जाने मशीन वगैरह। इन्वेस्टमेंट करने के लिए खाली वही जरूरी नहीं है, जमीन यह भी आपको चाहिए, कच्चा माल चाहिए, बहुत सारे सड़क मार्ग सब कुछ चाहिए ना वहाँ पे।
तो वहाँ पे आपको तो भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो अब क्या इसको फायदा होगा घाटा? देखिए घाटा होगा, निवेशकर्ता को भी घाटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा व्यापारी वर्ग की बात आ गया है। ठीक है, देखिएगा व्यापारी वर्ग को क्या क्या होता है, सो अभी सब मिटा देते हैं। देखिएगा जैसे में आप व्यापारी हैं, तो आप व्यापारी हैं, तो चलिए इन्हीं को मान लेते हैं। अब ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ये व्यक्ति कौन है, ये साहु जी ऊपर में बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये काम करते क्या करते हैं कि चावल इनके घर में होता है। अब ये व्यक्ति देख रहे हैं कि भैया इतना महंगा महंगा सब हो रहा है, ठीक है, इतना महंगा महंगा हो रहा है। तब ये क्या काम कर देते हैं कि अपना चावल उत्पादन, यानी चावल नहीं, बिस्किट उत्पादन, मान लें कि भी बिस्किट बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चावल में तो काफी ज्यादा समय लगेगा उत्पादन करने में, तो ये बिस्किट बेचते हैं। तो अब ये बिस्किट के उत्पादन को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बिस्किट के उत्पादन को क्या कर देंगे, ये व्यक्ति बिस्किट के उत्पादन को बढ़ा देंगे। और जब बिस्किट के उत्पादन को बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ा हुआ है। तब ये व्यक्ति जो क्या करेंगे कि अपने बिस्किट के उत्पादन को बढ़ा देंगे। तो अब क्योंकि बढ़ा देंगे, तो अब ये व्यक्ति को उत्पादन में तो जो कमी हो रहा था, वो तो पूर्ति हो रहा है ना। अरे वो तो जैसे में अब इनके पास में पहले 10 बिस्किट था, तो मान लें कि 9 बिस्किट बिक गया। ठीक है, तो अब एक बिस्किट बचा हुआ है, और अब अभी इन्फ्लेशन हो गया है, तो सबके बिस्किट के दाम ये 50-50 रुपए रखे हुए हैं। तब फिर से ये व्यक्ति क्या करेंगे कि बिस्किट और बना लेंगे, तब ना फिर से ये व्यक्ति 50-50 रुपए में बेचते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तब ये व्यक्ति, अगर व्यक्ति व्यापारी वर्ग उत्पादन कर रहा है, ठीक है, व्यापारी वर्ग बोलने का मतलब क्या होता है, वही जो उत्पादन कर रहा है सेवा का, तो वो उसको क्या होगा, फायदा होगा। अब समझ में आ गया मामला पूरी तरह से। तब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिएगा ये चीज बहुत टर्म है इकोनॉमिक्स में, बहुत ज्यादा लड़कों को परेशान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि योजना आयोग कब गठित हुआ था, तो अभी हमने देखा कब, 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक। ठीक है, दूसरी 56 से लेकर के 61 तक, तीसरी 61 से लेकर के 66 तक, और फिर 69 से लेकर के 74 तक, और फिर 74 से लेकर के 78 तक। ये प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये पांचवा है। अब देखिएगा क्या बोला है, सो देखिएगा अब हमें ऑप्शन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, जो देखिएगा ये तीसरा है। देखिएगा 67 से 69, प्रथम पंचवर्षीय योजना 74 में है, तो 67 से 69 का बात करा, खत्म। 65 ये भी खत्म, 66 ये भी खत्म। अब देखिएगा इसको कब से, 64 से लेकर के कब तक चलना था, 79 तक चलना था। 5 साल का ना होता है पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये खत्म कब हो जाता है, 78 में ही आता है। मुरारी जी देसाई वो खत्म कर देता है, तो यही नहीं चल पाया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जोर दिया गया। देखिएगा औद्योगिक इस नीति प्रस्ताव इसलिए आता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने क्षेत्र को विकास कर सके। औद्योगिक कैसे कैसे इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, कौन कौन इंडस्ट्री लगाना है, ये सभी औद्योगिक नीति के अंतर्गत में आता है। तो प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल को आया था 1948 ईस्वी में। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका मेन मकसद क्या था। मेन मकसद ये था ना कि हमें क्या करना है कि इंडस्ट्रियलाइज जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमको बढ़ाना है। अब जैसे में उस समय क्या था ना कि उस समय हमारा देश नए तरोताजा क्या हुआ था, आजाद हुआ था ना, तो ये निजी कंपनी से बड़ा डरता था। ठीक है, तो निजी कंपनी तो खत्म हो जाए, प्राइवेट कंपनी से डरता था। सार्वजनिक भी विदेशियों से डरता था, क्योंकि नए नए आजाद हुआ था उतना दिन के बाद निजी भी खत्म। समझ में आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या रहा है, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है। देखिएगा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है का महीने महीने होता है जी, बट महीने महीने थोड़ा नहीं होता है, अरे वार्षिक ना होता है, साल भर पर होता है। समझ में आया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा। भारत में विकास काहे नहीं हो पाया भाई, सबसे पहली बात तो ये है। तो आप ये जानते होंगे ना, देख रहे हैं ना विनोद, काहे नहीं भारत का विकास हो रहा है। सो यही पे देखना है, आप सुनते होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कि अनियोजित औद्योगिक के कारण, ऐसा कुछ बात, औद्योगिक नीति तो कई बार हमारे देश में आया है। ठीक है, तो ऐसा ही बात बिल्कुल गलत है। क्या पश्चात सामाजिक विचार, ऐसा थोड़ा नहीं, यानी जो पश्चिमी वाला की बात विचारधारा के कारण हमारा औद्योगिक नीति नहीं सफल हो पाया, गलत, ये भी गलत। खराब अव्यवस्था असुविधाओं के कारण, हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है।
क्योंकि जो हमारे पास में अव्यवस्था था वो खराब था, उतना सारा सुविधा नहीं है हमारे पास में, इसलिए औद्योगिक विकास अभी अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया है हमारे देश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होता है, ये पूछा गया है। तो देखिएगा, इसको जो उत्पादन से होता है, ठीक है, जैसे में आप कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, मान लें कि आप मोबाइल बना रहे हैं, मान लें कि आज कलम बना रहे हैं, मान लें कि आप केक बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तब उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। आप कहिए कि हेट हम कहाँ से देते हैं? नहीं देते हैं, देते हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, आपको देते हैं। ये कौन सा टैक्स है? उत्पाद शुल्क इनडायरेक्ट। पता नहीं चलेगा आपको, और डायरेक्ट टैक्स में आपको पता चल जाएगा, समझ गए ना? डायरेक्ट टैक्स में आपको पता चल जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता नहीं चलेगा कि हम टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं से, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इसको किससे प्राप्त होता है? यही उत्पादन शुल्क से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये बात करते हैं, ये सीमा शुल्क क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं, जिसमें इंडिया है। अब इंडिया से बाहर से कोई व्यक्ति सामान बेचने आया है, या इंडिया का व्यक्ति बाहर जाकर कोई सामान बेच रहा है, तो यही बॉर्डर पर इसको क्या लगता है? सीमा पर इसको क्या लगता है? ड्यूटी देना पड़ता है कि भैया 2%, 1% हमको इतना पैसा दो, तब हम अपना देश में बेच जाए देंगे। समझ में आया? चलिए, ये आयकर शुल्क तो पता है, इनकम टैक्स, इतना पैसा से ज्यादा कमाइएगा तो आपको 30% आपको देना पड़ेगा, ये है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। इसका आंसर समझ में आ गया। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जिसमें कोई कंपनी है, अब वो कंपनी अपना लाभ कमा लिया है, अब लाभ पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है, वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, ये कंपनी देती है। आगे क्या बोला गया है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो उपाध्यक्ष के कैबिनेट मंत्रालय के, कैबिनेट के जैसा होता है, अभी हमने चर्चा किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो देखिएगा, आपको काफी अच्छे तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल काफी ज्यादा छोटा है और इससे पहले हमने पॉलिटी को खत्म कर दिया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए और खुद का ख्याल रखिए। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से कभी भी नहीं कर सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।